अगले 25 साल में इजराइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारे होश में या हमारे लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर। इराक को और ईरान को सिमिलर मान लेना इस वॉर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी। क्या इसके बाद स्थितियां दोबारा यानी जंग 2.0 की तरफ जा रही हैं? हर आदमी एक बात कहता था कि वॉर इज कमिंग टू अवर होम। ईरान जो है वॉर से अभी निकलने के मूड में नहीं है क्योंकि उसको ज़्यादा गेन हो रहा है इस वॉर से। मुझे नहीं लगता कि ईरानियंस ने पिछले 5 साल में इतना तेल बेचा हुआ जितना पिछले 40 दिन में उन्होंने या 50 दिन में सेल आउट कर लिया। उसे एक मौका मिला, इस वॉर ने मौका दिया, इस वॉर से पहले मौका नहीं था। और वॉर में जो जीती हुई चीज़ें वो नहीं छोड़ी जाती। ये वॉर अब दो लोग लड़ रहे हैं, या तो वो इधर इजराइल लड़ रहा है या जो बैंक रोल करने वाले यूएई और बहरीन लड़ रहे हैं। इजराइल ने भी इसी आधार को लेकर के मारा कि भाई ये कहते हैं कभी कि हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा करेंगे, कभी फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं। और अरब देशों को भी लगता है कि कहीं इनकी आइडियोलॉजी हम पर हावी ना हो जाए। अमेरिका हमसे बातचीत के टेबल पे वो नहीं ले सकता जो वो हमसे लड़ाई के मैदान में नहीं छीन पाया। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, मैं हूं इमरान खान। ईरान अमेरिका इसराइल जंग नए नए मोड़, नए नए रास्ते अख्तियार करे। भले ही एक तरह का सीज फायर है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी भी दोबारा जंग शुरू हो सकती है। फिर कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों पक्ष दोनों फरीक अपनी अपनी शर्तों को मनवा लेंगे किसी भी तरह से। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और कुछ पल में क्या हो जाए या कुछ घंटों में क्या हो जाए ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। कभी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आप सुनते होंगे तो कभी ईरान का रुख भी आप देखते होंगे। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो इन सारे नेचर से वाकिफ हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान से लेकर मिडल ईस्ट के कई देशों में रहकर पत्रकारिता की है और हिंदुस्तान में भी एक जाना माना नाम है। वो है जैगम मुर्तज़ा साहब, मेरे साथ मेरे स्टूडियो में। मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ईरान अमेरिका इसराइल जंग को बहुत करीब से देख रहे हैं, साथ ही उस खित्ते से भी वाकफियत रखते हैं, बहुत करीब से जानते हैं वहाँ की सियासत को, वहाँ के हालात को भी। जैगम मुर्तज़ा साहब, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। थैंक यू। जैगम साहब, बहुत दिनों से आपसे संपर्क करना चाह रहा था और आपने वक्त दिया, इसके लिए तो आपका शुक्रिया। क्योंकि आपका एक्सपर्ट जो कमेंट है वो हमारे दर्शक बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ जानना चाह रहे थे। और मेरे पास कई बार कमेंट बॉक्स पे भी लोग कहते हैं कि जैगम साहब को भी आप बुलाइए और उनसे हम सुनना चाहते हैं कि असलियत है क्या, दरअसल होगा क्या। तो मैं भी उन्हीं का सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि दरअसल होगा क्या। अब इस मोड़ पर आ गए अमेरिका इसराइल और ईरान कि यहाँ से अब क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका धन्यवाद और दर्शकों का कि भाई इतनी मोहब्बत के लायक नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए, आपने पूछा कि क्या होगा जी या क्या हो रहा है। तो 40 दिन की जो वॉर है जी, उसके बाद में 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई। एक कि अमेरिका का जो पहले वाला डोमिनेंस था वो इस वॉर के बाद उसमें डेंट लगा है, उसकी ग्लोबल इमेज में, उसके इकबाल में। उसके लिए जो एक परसेप्शन है कि सुपर पावर है और ही मतलब अमेरिकन कंट्रोल द वर्ल्ड, या जो वर्ल्ड के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं या तो कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने की पोजीशन में रहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे होश में या हमारे लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी बात, अमेरिका इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसके लिए चाहे आप ईरानियंस की रेजिलियंस को आप उसे क्रेडिट दे सकते हैं या उनका जो कमिटमेंट है उस वॉर के लिए या तैयारी, जो भी आप कह लीजिए। देखिए, जब वॉर होता है तो बहुत सारे लोग, मैं खैर शुरू में ही क्लियर करता चलूँ कि लोग कैजुअलिटीज़ को या ह्यूमन जो लॉसेस हैं या जो लीडरशिप लॉसेस हैं उससे वॉर को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आमतौर पे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए, क्या नुकसान हुआ। इसके लिए हमारा ये कहना है कि अब ये तलवारों वाला या बैटलफील्ड वाला वॉर तो है नहीं कि भाई 2 फौजें आके और पानीपत के मैदान में या कहीं दूसरे मैदान में आके और आमने सामने खड़ी हो गई
और उनमें एक राजा ने दूसरे को डोमिनेट किया, मार दिया और उसके जो है किले पर या उसके जो एसेट्स हैं या उसके राज्य पे जाके कब्जा कर लिया जी। तो ये होता था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, उसके बाद के भी फेजेस आए हैं। लोगों ने देखा कि एक ज़माने में नेवल पावर जिनकी मजबूत होती थी, यूरोपियंस ने आधी दुनिया अपने नेवल पावर के दम पे जीत ली। इस वॉर में हमने देखा कि अमेरिका ने कहा कि हम अपना आर्माडा लेके आ रहे हैं, हम यूएसएस अब्राहम लेके आएंगे, जेरार्ड लेके आएंगे, त्रिपोली, ये वो मतलब। और अगर आप उन्हें देखेंगे वाकई में या उनके बारे में, अब ऐसा लगता है कि कोई शिप नहीं है, अपने आप में एक पूरा चलता फिरता वॉर मशीनरी। बिल्कुल, कि उसके पास एक पूरा मरीन्स उस पे है, उसके पास एयर पावर है, उसके पास सर्विलांस नेटवर्क्स हैं, उसके पास जो बैटलफील्ड है उसे रियल टाइम में रीड करने का, इवेंट्स को मॉनिटर करने का सब पूरा सेटअप है जी। और इतने सारे सेटअप आए और कोई भी सेटअप कामयाब नहीं हुआ। तो ये इस वॉर के बाद ये भी क्लियर हो गया कि जो नेवल पावर वाला ज़माना था वो भी चला गया। एक वॉर के साथ में, और जो आपका भी डिफेंस एक्सपर्ट से बात करेंगे तो अब से 5-10 साल पहले तक भी वो मुल्क बहुत मजबूत माने जाते थे जिनके पास एयर पावर बहुत साउंड था जी। और हम सुनते थे टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें कि 4th जनरेशन के फाइटर जेट, 4.5 जनरेशन की, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। इस वॉर में 4, 4.5, 5 and 5.5 जो भी जनरेशन्स अभी तक हमने देखी हैं वॉर प्लेन्स की जी, हमने सबका इस्तेमाल भी देख लिया और सबको डेमोलिश होते हुए भी देख लिया। तो ये भी पहली बार हमारे होश में हुआ। तो जो हो रहा है ये मतलब ये इवेंट्स अपने आप में मतलब यूनिक है और मतलब उसे हिंदी में टर्म यूज करते हैं अतुलनीय, कि अतुलनीय बोला हालांकि बड़ा पॉजिटिव वर्ड है वॉर के हिसाब से, लेकिन अद्भुत और अतुलनीय जो वर्ड एक बोले सरप्राइजिंग एलिमेंट जो वॉर का है वो हम देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है अब से 5 साल पहले कौन या 2 साल पहले कौन एक्सपेक्ट कर सकता था कि अमेरिका और वो भी इजराइल के साथ, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो इजराइली सुपर पावर है और हम बचपन से इस तरह के फेरी टेल सुन के बड़े हुए कि अकेले इजराइल ने पूरे 5-6 कंट्रीज को 6 दिन में हरा दिया। पूरे मिडिल ईस्ट के जो 56 मुल्क हैं उन्हें उसने रौंद रखा है, जिसे चाहता है मार देता है, जिसे चाहे घेर लेता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा और रियलिटी का जो जब आमने सामने हुआ पहली बार तो उसमें 2 चीज़ें तो आपने नोटिस की होंगी और दर्शकों ने भी की होंगी। एक तो ये हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि जो अभी तक डोमिनेंस वहाँ था जिनके पास एयर डिफेंसेस नहीं थे या जो डिफेंसलेस लोग थे, या वो कंट्रीज जहाँ पे रूलर में और जनता के बीच में डिस्कनेक्ट था। वहाँ पर आप गए और आपने वहाँ पर जाकर रिजीम चेंज कर दिया या वहाँ पर आपने बम बरसा के पूरा फ्लैटन कर दिया और आपको किसी ने रिटेलिएट नहीं किया। तो वन साइडेड वॉर में चीज़ें असेस नहीं हो पाती। हमने गल्फ वॉर देखा, गल्फ वॉर में भी मतलब हमारे होश में पहला वॉर था जो टेलीविजन पे आना शुरू हुआ या जिसका लाइव हुआ। और हमने देखा कि जो रिपब्लिकन गार्ड्स उनके पास थे सद्दाम हुसैन के पास, उन्होंने वॉर के 2-3 दिन उन्होंने वाइट फ्लैग्स लहराने शुरू कर दिए, या कुवैत से जो लौट रहे थे उन पे जैसे बम्बार्डमेंट शुरू हुआ उन्होंने सरेंडर कर दिया और मतलब बल्क में डिफेक्शन हो गए जी। और जो बड़े वफादार माने जाते थे फैमिली, ज़्यादातर भी उस ज़माने में सद्दाम हुसैन के इर्द गिर्द सब फैमिली के लोग थे, वो सब डिफेक्ट करके चले गए या सरेंडर कर दिया या भाग गए या छुप गए, मारे गए और वहाँ आपने चेंज कर दिया। यहाँ अमेरिका को 2 दिक्कत हुई। एक तो ज्योग्राफी, इराक को और ईरान को सिमिलर मान लेना इस वॉर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी। उसका रीज़न ये है कि इराक की जो ज्योग्राफी है वो ईरान की ज्योग्राफी सेम नहीं है जी। वहाँ रेतीले मैदान और रेगिस्तान और खुले मैदानों में आपने अच्छा वहाँ बसने का तरीक़ा भी अलग है। जैसे ईरान में और इराक को अगर आप जाएंगे तो एक बड़ा लोगों के रहन सहन में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये दिखता है कि जो ईरानियन पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड है। अच्छा। और उन्हें शहरों में 72% पॉपुलेशन वहाँ अर्बन है और उन्हें शहरों में रहने की आदत है या अलग तरीके का उनका है।
इराकी अलग तरीके से रहता है। इराक का बेचारा वो जंगल में घर बनाएगा, कितना ही मतलब बहुत सारे पैसे आएंगे तो वो कोशिश करेगा बड़ा सा फार्म हाउस बनाए, उसमें जाके आबादी से दूर बसने की कोशिश करता है। तो वहाँ दूर दराज के इलाकों में, जंगल में, जहाँ भी जो मिला उन्हें लूटा मारा। और इराक में एक कल्चरली एक बड़ा, अगर आप इराकी से बात करेंगे तो उन्हें बेचारों को सोना इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। मतलब गोल्ड की एक इल्यूजन जो भी जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है वो इराक में भी है। तो वो बड़ी लूटमार उसके लिए हुई, सब कुछ हुआ, मारे गए। लेकिन ईरान में थोड़ा सा मसला ये हुआ कि एक तो टेक्निकली ये लोग पहले से IRGC के लोग और आर्मी और ये सब लोग तैयारी में थे जी। और तैयारी को मैं ऐसे बताऊं कि मैं 2018 से नॉन स्टॉप ईरानियंस के कनेक्ट में किसी न किसी फॉर्म में हूँ जी। उस बीच में जिस भी पॉलिटिकल लीडर से या जो भी सोशल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं या जो जर्नलिज्म में भी जो लोग हमारे पेशे के लोग हैं, हर आदमी एक बात कहता था कि वॉर इज़ कमिंग टू अवर होम, ये वॉर हमारे दरवाजे पे आने वाली है। और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये था, पूछो कि भाई आप सीरिया में क्यों लड़ रहे हो, लेबनान में, तो बोले यहाँ नहीं लड़ेंगे तो ये वॉर हम तेहरान में लड़ेंगे, ये वॉर हमें लड़ना है। तो दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये वॉर होना है। और ये पहली बार हुआ। तो जो हम पहली बार क्योंकि हमारे यहाँ एक ये सोशल मीडिया का जब से दौर आया है तो हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टी, सबका यही होता है पहली बार या सबसे बड़ा या सबसे पहले। तो ये सबसे पहले वाले एलिमेंट्स इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि पहली बार हम क्या देख रहे हैं। तो अमेरिका को पहली बार इतना रेजिस्टेंस फेस नहीं किया था, या इजराइल ने कभी वो वाला रेजिस्टेंस फेस नहीं किया था। फिलिस्तीन में, गजा में और ईरानियन पॉपुलेशन में थोड़ा फर्क हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क ऐसा लगता है। और जिस तरह के हालात बने हैं हमने देखा कि बिल्कुल हटके थे। और यही अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके बाद स्थितियाँ दोबारा यानी जंग 2.0 की तरफ जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हालांकि ये बात है कि भाई अमेरिका फंसा है, वो निकलना चाहता है, लेकिन क्या इजराइल उसे जाने देगा, या फिर दूसरे दौर की जो बातचीत होने जा रही है या होती है तो उसमें कोई फैसलाकुन बात हो पाएगी, निर्णायक बात हो पाएगी? देखिए, वॉर ऐसे स्टेज पर है जहां दोनों ही पार्टीज बातचीत भी चाहती हैं और दोनों में से कोई पार्टी एग्जिट करने का रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा, बड़ी बात है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखिए एग्जिट दोनों इसलिए चाहते हैं, बातचीत से जाहिर सी बात है, वॉर महंगा एक खर्चे का भी और मतलब जान और माल दोनों तरीके से जी, वो महंगा वेंचर है। दुनिया में हर मुकदमा, हर झगड़ा और हर फसाद आज तक कभी हमने नहीं सुना कि जंग से किसी झगड़े का हल निकला हो। अल्टीमेटली जाके वो बातचीत की टेबल पर ही निकलता है। कोर्ट्स में भी आप मुकदमा लड़ते हैं तो आखिर में जाके फैसला ही होता है कि भाई फैसला कर लीजिए, आप दोनों पार्टी या तो कोर्ट का मान लीजिए वरना आपस में बैठ के कर लीजिए और कंक्लूड करके ख़त्म कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है भाई, अब महंगा आप इन द टर्म ऐसे मान लीजिए कि ठीक है, अमेरिका के पास एक लग्जरी है कि डॉलर और पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है, तो जो खर्च है वो उधर से आ जाता है उनके पास। या जहाँ वो वॉर लड़ रहा है, उसने आपने सुना भी होगा कि उसने अरब वर्ल्ड से कहा कि आप 10 जो है ट्रिलियन डॉलर आप हमें पे कीजिए या आप हमारे आम खरीदिए, तो उसके लिए वो है। ईरानियंस के साथ भी ये कि ईरान का जाहिर सी बात है लीडरशिप लॉस हुआ और भाई जो अवाम है, चूंकि अर्बन पॉपुलेशन मैंने आपसे पहले का ज़्यादा है, तो उनके लिए रिस्क फैक्टर तो है कि अर्बन पॉपुलेशन पे जाहिर सी बात है कहीं अगर मिसाइल गिरेगा तो वो ये देख के तो गिरेगा नहीं कि फौजी के घर पे गिर रहा है या आदमी के घर पे गिर रहा है, तो उसमें सिविलियन लॉसेस ईरान के बहुत ज़्यादा हैं। और मिनाब वाले स्कूल से हम देख रहे हैं कि औरत और बच्चे उसमें टारगेट बहुत हुए जी। तो वो महंगा है। तो बातचीत जाहिर सी बात है दोनों की ज़रूरत है और एक टाइम भी होता है कि टाइम ये है कि भाई आप लगातार 40 दिन लड़ लिए तो आपको एक सांस लेने का एक टाइम चाहिए होता है कि आपको अपने जो आर्म्स हैं उन्हें या जो अपने रिसोर्सेज उन्हें रिकलेक्ट करके लाना है, अपने जो बैटल फील्ड में जो आपके लॉजिस्टिक हैं उन्हें रिस्ट्रक्चर करना है, अपने जो आपके लोग मर गए हैं उन्हें रिप्लेस करना है या उनकी जगह पे नए आदमियों को, तो उसके लिए एक ब्रीदर चाहिए होता है। तो वो ये सीज फायर उसका काम कर गया। अभी सीज फायर की बात किया, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों में से कोई भी पार्टी वॉर में से निकल के जाने का रिस्क ले सकती है?
तो ईरान के साथ तो दिक्कत ये है कि ईरान को ये अमेरिका और इजराइल ने अपॉर्चुनिटी दी है इन द फॉर्म ऑफ वॉर। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसे दी है कि एक कंट्री 40 साल से लगातार सैंक्शंस में है। वो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, बैंकिंग उनका नहीं हो रहा, उनका ट्रेड नहीं हो रहा, उनका तेल कोई $15 पे खरीदने को तैयार नहीं है, उनके दुनिया जहान में एसेट्स फंसे हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, वो निकल के नहीं आ रहे। और इस वॉर में मतलब मुझे नहीं लगता कि ईरानियंस ने पिछले 5 साल में इतना तेल बेचा हुआ जितना पिछले 40 दिन में उन्होंने या 50 दिन में सेल आउट कर लिया। तो ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई जी। फिर दूसरी चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पे जिक्र हो रहा है, इस वॉर से पहले हॉर्मुज ओपन था, अब वो उस पर टॉल भी लग रहा है और उनका जो है उस पर सॉवरेंटी वो एस्टेब्लिश हो गई। और वो सॉवरेंटी अलग चीज़ है, वो जो लोकेशन है हॉर्मुज की, ईरान उसे पहले से भी कहता रहा है कि हमारा है हमारा, लेकिन उसे एजर्ट नहीं किया उसने उस अथॉरिटी को जी। उस अथॉरिटी को एजर्ट करके वो एक साथ कई लोगों को सबक सिखा रहा है, अमेरिका को नहीं सिखा रहा है। कुवैत का सामान वहीं से निकल के जाना, कुवैत अमेरिका कहलाई है। कतर ने हालांकि सरेंडर सबसे पहले किया और वो झगड़े से निकल गया कि भाई हम इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते, लेकिन यूएई अभी है, उसे सारा वो कैसे जाएगा जी? या तो लैंड से जाए या फिर अब इधर से अगर सी रूट चाहिए तो यही है, हॉर्मुज के अलावा कोई रास्ता नहीं जी। तो वो उसके पास एक एडवांटेज है और वो उस एडवांटेज को अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। और उसे एक मौका मिला, इस वॉर ने मौका दिया, इस वॉर से पहले मौका नहीं था। और वॉर में जो जीती हुई चीज़ें वो नहीं छोड़ी जाती, वो उसी को विक्ट्री मान रहे हैं कि हमने सब कुछ खो के अपना सुप्रीम लीडर, अपने आदमी, या हम जो कह रहे थे ना कि आदमी में लोग कैलकुलेट करते हैं, आदमियों में नहीं होता। स्ट्रेटेजिकली उसने वो गेन कर लिया यहाँ पे, उस रूट पे उसका कब्जा हो गया, वहां से उसका एक अर्निंग का एक वो भी साधन भी खुल गया। और एक अभी जो है इस वॉर के बीच में जो नए अलायंसेस हैं जी, नए अलायंसेस और नए रीसेट जो बटन एक प्रेस हुआ इस वॉर की वजह से, मतलब ब्रिटेन, आपने देखा कि अमेरिका के कभी पहली बार वाला जो हम जी जी पहली बार हमने देखा है कि ब्रिटेन अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर चल रहा है, फ्रांस उसकी नहीं सुन रहा है, इटालियन तो आपने देखा कि बिल्कुल मतलब अपोजिट ही चले गए बिल्कुल। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इटली के प्राइम मिनिस्टर के लिए कह दिया था। स्पेन और आयरलैंड तो खैर पहले से उधर है, लेकिन यूरोप, पूरे यूरोप में एक चर्निंग है कि अब हम अपना जो सॉवरेंटी है, जो अपनी आज़ादी है, उसे वो जीना चाहते हैं, वो अब पिछले को बनना नहीं चाहते। तो ट्रंप को अब झल्लाहट भी दिख रही है, आपको सब कुछ हो रहा है। अब अमेरिका वाली बात है, तो ईरान तो इसलिए नहीं निकलना चाहता कि उसे अपॉर्चुनिटी है, जितना यहाँ वो अब कहा भी उन लोगों ने, अभी आप अरक्ची का बयान पढ़िए, या बास अरक्ची साहब का है या जो वाहिदी साहब का, कि अमेरिका हमसे बातचीत की टेबल पे वो नहीं ले सकता जो वो हमसे लड़ाई के मैदान में नहीं छीन पाया है। आप वॉर में नहीं छीन पाए तो बातचीत में कैसे ले लेंगे? ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ईरान जो है वॉर से अपनी निकलने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा गेन हो रहा है इस वॉर से। उसे भाई आप आमिर ईरानी से बात कीजिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके आप वीडियोस आ रहे हैं, नॉट इन माय नेम, या भाई मेरे नाम पे बॉम्बिंग मत कीजिए, इस तरह यूरोप में सब चला, एक पूरा वो चल रहा है। आमिर ईरानी ये कह रहा है कि सारी दिक्कत तो इकोनॉमी की थी जी, अब वो इससे निकल रही है, तो अच्छा आमिर ईरानी का भी था कि आज नहीं कल लड़ना ही है, तो एक बार लड़ ही लीजिए। आप रोज का वो कहते हैं ना, घुट घुट के मरने से एक बार लड़ लेना बेहतर है। तो एक बार वो ईरानी के लिए तो वो वॉर जो है अपॉर्चुनिटी की तरह आया और उन्होंने उसे ग्रैस्प कर लिया जी। अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है कि अमेरिका अगर इस वॉर से निकल जाता है तो कहाँ जाएगा? अव्वल तो इजराइल और यूएई, कम से कम दो, एक जो फाइनेंसर है, मेन फाइनेंसर, कुवैत, इस वॉर को 3 लोगों का वॉर हम इसे मान रहे हैं। यूएई का वॉर इसलिए कि यूएई ने इस वॉर को फंड किया है। अच्छा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आप देखिए, मिनाब के स्कूल से लेकर शुरुआत के जितने एयर स्ट्राइक से नहीं, जितना नुकसान ईरान में हुआ, जितना जमीन से लॉन्च हुई मिसाइल से हुआ, वो सब यूएई की तरफ से आई हैं। कुवैत ने इस वॉर को ऐसे ही फाइनेंस किया है जैसे एक ज़माने में ईरान के अगेंस्ट सद्दाम हुसैन की वॉर को कुवैत ने फाइनेंस किया था जी। और फिर उसके बाद में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट अमेरिकन को फाइनेंस किया था। सऊदीज ने कुछ किया हो, लेकिन सऊदीज डिप्लोमेटिक हैं, वो बहरीन ने भी कुछ बहुत काम किया, वो फ्रंट, सऊदी फ्रंट पे नहीं आ रहे, लेकिन बहरीन अगर कुछ बोल रहा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं सऊदी नहीं बोल रहा है। वो डिप्लोमेसी ठीक है उसकी, कि वो
उसके साथ दिक्कत क्या है, अभी इन्वेस्टमेंट किए बैठा हुआ है, उसे सबसे ज़्यादा लॉसेस का रिस्क उसके पास है। दुबई के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है या पड़ेगा या पड़ सकता है वो सऊदी को है जी। बहरीन सऊदी के बिना कुछ भी नहीं है, मतलब उसका एक्सटेंशन काउंटर है एक तरीके से। तो बहरीन दो चीज़ों पे बोल रहा है बहरीन को साथ। एक तो यह है कि ईरान का जो दावा है, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 60 से पहले जो बहरीन है वो लैंडमास ही ईरान का था। जी जी। शाह के ज़माने में, और बल्कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे एक साहब, वो अर्शरीफ करके उनका, मैं एग्जैक्ट नाम मिस कर रहा हूँ, वो बड़ा रिग्रेट करते थे कि हमने ये अपना जो जजीरा है क्यों उधर दे दिया, क्यों हम बातों में आ गए। और वो शाह को भी, जबकि उसके मतलब दामादी थे, लेकिन वो शाह को बड़ा उस पर कर्ज करते थे कि यार इसने ये बहुत गलत काम किया। अच्छा, बहरीन के साथ मसला क्या है कि बहरीन में जो पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफी वहाँ के शाह के या जो रूलर के अगेंस्ट है। जी जी। और ये बीज वहाँ की पॉपुलेशन नहीं हुआ, ये जिन लोगों ने जिस ग्राउंड पे मिडिल ईस्ट में एक तरीके से आपने डिस्ट्रक्शन के दरवाजे खोले हैं, तो उसमें अल्टीमेटली आपको घूम के आना है। आप सीरिया में आपका लॉजिक ये था कि अलावीज जो हैं वो माइनॉरिटी हैं और बशर अल असद रूल कर रहे हैं, हाउ कैन ही, जब डोमिनेंट। तो अब जब आप ये कहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहरीन में भी पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट है जी। अब हालांकि पिछले 5-20 साल में बहरीन में पाकिस्तानियों को, बलोचों को बड़ी सिटीजनशिप दी गई और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं कर सकते आप। कुवैत का भी यही हाल है। कुवैत में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो शिया पॉपुलेशन जी। तो कुवैत के साथ भी ये अच्छा, जब लास्ट इलेक्शन हुए थे तो वहाँ ये हुआ कि हाउस में 100-102 सीट में वो मेजोरिटी जो शियास की आ गई, वो पार्लियामेंट ही डिसॉल्व करनी पड़ी, वो सरकार नहीं बनने दी जी। तो यही तो आरोप फिर इजराइल लगाता है कि भाई हमको ईरान से यही तो खतरा है, एक तो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, ठीक है, और दूसरा ये अपने प्रॉक्सी, अपने लोगों के जरिए, और कहीं ना कहीं उस पर अरब देश भी चुप रहते हैं, क्योंकि अरब देश भी ये मानते हैं कि ये ईरान अपना वर्चस्व, अपनी आइडियोलॉजी के लिए ये पूरी तरह से इस जंग को लड़ रहा है, या पिछले 47 सालों से 45 सालों से उसको बढ़ा रहा है, उसने अपना पूरी तैयारियां कर रखी, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल ने भी इसी आधार को लेकर के मारा कि भाई ये कहते हैं कभी कि हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा करेंगे, कभी फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं, और अरब देशों को भी लगता है कि कहीं इनकी आइडियोलॉजी हम पर हावी ना हो जाए, या इनके जो संगठन है जिन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो कहता है, वो हमारी शासन व्यवस्था को, हमारी आइडियोलॉजी को चैलेंज ना करने लगे। तो ऐसा लगता है इसलिए ये जंग क्या उस आइडियोलॉजी की भी थी क्या इस बार? देखिए, जंग तो आइडियोलॉजी की, आपने जो बातें की उसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो अरबों का डर है उसकी रूट्स मैं बता दूं, उसकी हिस्टोरिकल रूट्स हैं, मतलब उनका डर जो है वो ठीक है, मतलब वो जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उसे जस्टिफाई करने का एक रीज़न है। एक रीज़न ये है कि 79 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जी, तो शाह रज़ा पहलवी जो थे वो अमेरिका के सबसे बड़े एलाई थे जी। और उसके बाद में जाहिर सी बात है, मतलब तेहरान अमेरिका और इजराइल का कोर था, और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है रूट भी वही है। रूट इसलिए है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी आम ईरानी से पूछेंगे तो शाह के ज़माने में जो उसकी एक इंटेलिजेंस सर्विस हुआ करती थी, सवाक, सवाक, हाँ सवाक, वो मतलब क्या किश्वर समथिंग का, मतलब उसका एग्जैक्ट नाम मुझे पर्शियन नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो सवाक का ये काम था कि वो लोगों को, जो भी शाह के या एंटी अमेरिका या एंटी जो भी वेस्टर्न जो भी थॉट्स वाले लोग थे, उन्हें टारगेट किया, उठाया और जेल में डाल दिया। तो ईरानियंस में इजराइल के अगेंस्ट जो पहला, और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो पहली जो नफरत है, उसका रूट वहाँ से है जी। और अमेरिका ने फिर उसका एम्बेसी पे कब्जा, फिर उसके बाद में उसे जो है छुड़ाने के लिए फिर वो वॉर, फिर वो मतलब अमेरिका जो है सामने खड़ा हो। बिल्कुल। उस जमाने में जो क्रांति के जो लीडर्स हैं, खासतौर पे अयतुल्ला खुमैनी साहब, अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी जी, खामनी साहब नहीं, खुमैनी साहब जी। तो उन्होंने 2-3 बार ये पब्लिकली कहा कि अवाम को, इस रीजन की अवाम को, इन शाहों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलामी कर रहे हैं। उनकी सॉवरेंटी उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाके गिरवी रख दी है, और
उनके पैसे के लिए या उनके उसके लिए अपनी इंडिपेंडेंस को लोगों की इन्होंने ख़त्म कर दिया जी। और उनके सामने रोल मॉडल हम हैं। अगर हम शाह को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो ये तो बहुत कमज़ोर ज़मीन पे खड़े हुए लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जीसीसी कंट्रीज़ में पूरा एक महाज बना। ईरान इराक वॉर की रूट यही थी। सद्दाम हुसैन ने बाद में रिग्रेट किया इसे जी। हालांकि ये बड़ा पॉलिटिकल वो है और लोग बड़ा उसे सुन्नी शिया वाली बाइनरी में रख देते हैं। लेकिन आप फाइनल डेज में ख़ास तौर पे जब ये गल्फ वॉर हुआ है और उस ज़माने के आप सद्दाम हुसैन के इंटरव्यूज़ आप सुनिए, अरेबिक में बहुत सारे के ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, सब कुछ है, लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लिखा छपा है। सद्दाम हुसैन ने रिग्रेट किया इसको कि मैं इन लोगों के चढ़ाई में आके ईरान से जाके लड़ गया और मैंने अपने आप को भी कमज़ोर किया और एक ऐसे एलाई को कमज़ोर कर दिया जो मेरा एक मजबूत साथी हो सकता था इस इंपीरियलिज्म से लड़ने के लिए। जी। और जब तक वो चीज़ समझ में उन्हें आई तब तक वो देर हो चुकी थी। तब तक वो अपनी आवाम से भी बिगाड़ चुके थे, तब तक पड़ोसियों से उनकी लड़ाई हुई। कुवैत आपका दुश्मन हो चुका था, आपने सऊदी पे मिसाइल मार दिया, सऊदी आपका दुश्मन था, सऊदी आपके वॉर के अगेंस्ट। इजराइल आपके खिलाफ खड़ा ही हो गया, ईरान से आपकी निपटी नहीं थी, ईरान से आप 8 साल वॉर लड़ चुके थे। तो अकेले थे, तो कोई वॉर में वहाँ था नहीं। ईरान ने वो वाली गलतियां भी नहीं की, अपने एलाइज उन्होंने बना के रखे। और आप उसे शिया सुन्नी वाली बाइनरी से बाहर लेके गया ईरान पहली बार। जो आपने कहा ना कि उनके एलाइज हैं और प्रॉक्सीज का डर है, प्रॉक्सीज का डर नहीं है, वो उन पावर्स के साथ खड़े होने का हिम्मत है जो लोग डेमोलिश किए जा रहे हैं और पिछले 50, 60, 70 साल से जो लोग कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार हैं। फिलिस्तीन ईरान की लड़ाई लोग कहते नहीं है, लेकिन ईरान की अगर रेवोल्यूशन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो उस ज़माने से वो फिलिस्तीनियों को मॉरल सपोर्ट, चूँकि शाह इजराइल के साथ खड़ा हुआ जी जी तो हर वो चीज़ जो प्रो अमेरिकन थी वो एंटी इनकलाब थी। जी जी जी। और जो जितनी एंटी अमेरिकन है वो सब प्रो इनकलाब है। और खुमैनी साहब से लेके उसके बाद में और फिर वो बार बार एक ये हुआ कि जो ईरानियन रेवोल्यूशन के जो रूट्स हैं, अगर आप उसके आइडियलॉग्स को पढ़ें, अली शरीयती एक साहब गुजरे हैं, वो या मुर्तज़ा मुताहरी साहब उसके एक मोबिलाइजर थे, एक बड़े नेता थे। अली लारिजानी साहब के ससुर हुआ करते थे मुर्तज़ा मुताहरी साहब। अच्छा। तो ये थे। और ये खामनी साहब उस ज़माने में जेल में रहे, सबाक की जेल में भी रहे, ये रेवोल्यूशन का मेंबर थे। इवन ये आपका महमूद अहमद निजाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस ज़माने में थे जब रेवोल्यूशन चल रही थी और ये अमेरिकन एम्बेसी पे कब्जा हुआ। तो ये सब लोग रेवोल्यूशन से निकले हुए लोग हैं जी। तो उस ज़माने में अली लारिजानी ने जो रेवोल्यूशन की जो आत्मा है या जो रूह है या जो उसकी जो सोल है उसे बनाया। उन्होंने कहा कि हम करबला से निकल के आए वे लोग जी। और करबला को उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन का कोर बना दिया जी। और खाली कोर नहीं बनाया, उन्होंने पूरी ग्लोबल जो शिया आइडियोलॉजी है उसमें एक मेजर शिफ्ट लेके आए। वो शिफ्ट ऐसे लेके आए, अगर आप किसी मौलवी से किसी शिया से पूछेंगे तो शियाज में 79 तक एक जनरल परसेप्शन ये था कि हम सफ़र करने के लिए पैदा हुए हैं, हम जुल्म सहने के लिए पैदा हुए हैं और इसके बदले में हमें क़यामत के रोज़ अजर मिलेगा जी। और हमारी तो इसलिए खुदा ने एक वादा किया कि करबला में जो लोग मर गए, एक मेजरनामा एक करके एक शहादतनामा घरों घरों में पढ़ाया। सुन्नी मतलब वो शिया सुन्नी उसके मोहताज नहीं, घरों में पढ़ाया जाता है। आशूर पे वो पहले पुरानी किताबें होती थी तो उसमें किस्सा आता था कि साहब वो नबी आए और उन्होंने मतलब इमाम हुसैन और हसन अपनी माँ के पास गए, उन्होंने शिकायत की कि आज मेरे भाई का गला चूमा, मेरा दहन चूमा। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार ये तो पार्शलिटी हुई। तो बाप से शिकायत की, बाप ने कहा नहीं नहीं ये इसलिए कि इसे जहर दे के मारेंगे। तो ये वो उसे इनकॉर्पोरेट करके कहानी एक तरीके से वो सुनते चले आ रहे थे जी। तो उसके कमिटमेंट में तो उन्होंने कहा बोले आपके होते हुए कोई बच्चों को कैसे मार देगा, अली नहीं होंगे। तो नबी ने कहा कि ना अली होंगे, ना तुम होंगे, ना मैं होंगे। बोले फिर कौन होगा? बोले कोई नहीं होगा, ये तनो तनहा मर जाएंगे और फिर अल्लाह कौम पैदा करेगा जिसके जवान उनके जवानों को रोएंगे, जिनके बच्चे। वो इनकॉर्पोरेट हो गया शिया वर्ड में कि हम रोने के लिए पैदा हुए हैं और बस करबला को याद करना हमारा तो मकसद करबला है और जिंदा। तो करबला शिया वर्ड का एक कोर तो था जी, लेकिन उसका रेवोल्यूशनरी कलर नहीं था। अली शरीयती ने क्या करा, उसमें एक हल्का सा टेक दिया। बोले कब तक? बोले इमाम हुसैन की जो लड़ाई थी वो गर्दन कटाने की नहीं थी, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की थी।
उन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़े एम्पायर को चैलेंज किया कि नहीं, हम आपका डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइट टू से नो का एक झगड़ा था कि हम, आप जो कह रहे हैं सब कुछ सही नहीं है, हमें ना करने का अधिकार है। ह्यूमन फ्री विल की बात थी जी। ये अली शरीयती ने इनकॉर्पोरेट का एक नारा भी दिया, बोले कुल्लू अर्ज़िन करबला कुल्लू यौमिन आशूरा, कि हर दिन करबला है, जहाँ जुल्म हो रहा है जिस जगह पे वो करबला है। बिल्कुल। और जिस दिन जुल्म हो रहा है और आप उस जुल्म को सह रहे हैं वो दिन आशूरा है, मतलब आशूरा द डे ऑफ मार्टर जी, जिस दिन आपकी शहादत हो। तो वो ईरानियन रेवोल्यूशन का कोर बन गया। वहां से शिया वर्ल्ड ने ये देखना शुरू किया कि नहीं, जुल्म सहना भी उतना ही बुरा है, जुल्म होते हुए देखना भी बुरा है। ये ईरानियन रेवोल्यूशन का कोर था जी। और जब आपने ये कह दिया कि नहीं, कोई भी कमजोर पिट रहा है, हम उसके साथ खड़े होंगे, जैसे हुसैन जाके खड़े हो गए जुल्म के खिलाफ, तो फिर आप फिलिस्तीन को भी नहीं छोड़ सकते, आप यमनीस को भी नहीं छोड़ सकते, आप अफगानियों को भी नहीं छोड़ के भाग सकते जो पिट रहे हैं। आप क्रोएशिया में आप देखिए ना, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह ईरानियंस जहां गया। और अभी बल्कि इसी वॉर के बीच में जी, जब ये कहा कि साहब सीरिया में इतने मार दिए, इस तरह का जब प्रोपेगेंडा चला, तो सुन्नी वर्ड से इसके लिए जो है बाकायदा रिटेलिएशन आया। क्रोट्स ने कहा, और वहाँ बोस्निया में लोगों ने कहा कि अगर ईरानियंस नहीं होते तो हम यहाँ बचते भी नहीं, हम खत्म कर देते। चेचेंस ने बात कही जी, कि आज हम हैं तो इनकी वजह से खत्म हो गए जी। ये याहिया सिनवार के आप लास्ट स्पीचेस सुनिए, उन्होंने कहा अगर ये नहीं होते तो हम खत्म हो जाते। आज हमारा जो रेजिस्टेंस है जो भी है वो ईरानियंस की वजह से है। यमनाइट्स या अलावीज जो भी हैं, जो कमजोर तबके हैं, वो उनके दम पे खड़े हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी तक ईरान जो एक तरह से रेजिस्टेंस की ताकत था दुनिया में, जो खुद आप बता रहे हैं, क्या इन 40 दिनों की जंग के बाद वो एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में, या यूं कहें कि चौथे पावर के रूप में, क्योंकि कुछ अमेरिकन रिपोर्ट्स भी कह रही, वहाँ के अखबारों में भी इस बात को छापा गया है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि एक चौथी ताकत है। अगर अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो एक ईरान भी है। आप उससे नहीं निपट सकते, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। क्या इस रूप में उभरा है? अगर आप उसे पावर ना भी माने तो कम से कम उसे नेग्लेक्ट करके अब नहीं चल सकते। अभी आज की जो कंडीशन जी, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। भाई वॉर है, और वॉर में एक छोटा सा डिसीजन, एक गलती पूरी हिस्ट्री चेंज कर देती है। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए, मैंने शुरू में पानीपत का जिक्र किया, तो हेमू एक तीर एक आके लगा और उसमें पूरी तारीख बदल गई जी। और जो मुगल भागने की तैयारी कर रहे थे वो रूलर बन गए। एक इंसिडेंट था। तो इंसिडेंट ऐसे भी हो जाते हैं, मतलब हम खुदा या नजूमी तो नहीं है जी, या ज्योतिषी नहीं है कि हम भविष्य बांझ दें। लेकिन हाँ, आज के तारीख में ईरानियंस ड्राइविंग सीट में है। और खाली ईरानियन नहीं, मैं आपको एक एनेक्डोट और बताता चलूँ। अभी लास्ट अगस्त की बात है। फॉर्मर इराकी प्राइम मिनिस्टर हैं आदिल अब्दुल मेहदी, तो उनके साथ हम एक डिनर पे एक दिन थे, तो बगदाद में। तो वो रेजिस्टेंस के लिए बड़े सिंपैथेटिक आदमी, इसलिए तो उनसे मैं, मतलब जो शुरू में आपसे कह रहा था ना कि वॉर की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और ये वॉर आ रहा था, तो इराकी वर से कि वॉर इज कमिंग, और वहाँ एकदम वहाँ मोबिलाइजेशन चल रहा था, सारा तैयारियां चल रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वॉर ईरान का होगा और भुगतेंगे हम। और भुगता उन्होंने, मतलब ये तो पड़ोसियों पे वो सब कुछ एक हमने देख ही लिया क्या जी जी। उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम कही थी, मतलब मैं उनकी जो अरब वर्ल्ड की या उनकी जो ज़बान है उनके मुंह से कहलवाना थोड़ा बेहतर है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के दूर से एक अलग हो। उन्होंने कहा अमेरिकन और इजरायलीज को ये ज़ौम है कि हम टेक्निकली बहुत साउंड हैं। वे दे आर, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास सर्विलांस नेटवर्क्स हैं, उनके पास पेगासस है, उनके पास मोबाइल, उनके पास सब कुछ है, एंड दे कैन। और उनके पास जो इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो टेक्निकल रीज़न से ज़्यादा हैं। और उन्होंने लेबनान में दिखाया पेजर और ये सब इंसिडेंट, मतलब दे वर लाइक अ शॉक फॉर द रेजिस्टेंस जी। दो चीज़ें आदिल अब्दुल मेहदी ने हमसे कही कि एक तो दो चीज़ें हमें ड्राइव कर रही हैं, एक तो आइडियोलॉजी और एक सप्रेशन। क्योंकि हमें मालूम है आइडियोलॉजी हमें ये ड्राइव कर रही है कि वो मौत का डर हमसे निकल गया, बिल्कुल, क्योंकि हम इतना कुट चुके हैं, पिट चुके हैं कि अब लगता है कि अब इसके बाद खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और एक एग्जाम्पल है कि एक मतलब वो नजुल बलागा से एक कोट है कि अगर आप किसी बास पे किसी चिड़िया को झपटता देखो, ये इमाम अली ने कहा कि अगर आप बास पे चिड़िया को झपटता देखो जी,
तो ये समझ जाओ कि ये इसके बच्चों को खा के आ रहा है। तो उसकी जो तशरीह है वो ये है कि चिड़िया के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो बाज से टकराने की जो कुव्वत उसमें आ रही है कि उस पर खोने के लिए कुछ है ही नहीं। बाज उससे इसलिए बच रहा है, बाज उसे एक पंजे का शिकार कर सकता है, लेकिन बाज, क्योंकि बाज गिल्ट में है, उसने उसके बच्चे खाए, वो गिल्ट उसे कमजोर कर रहा है। ये सुपर पावर्स के साथ दिक्कत है। वो जो गिल्ट है जी, इजराइल के साथ ना हो, वो जोम में कह सकता है कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल नहीं है जी। उनके पास। आप आम अमेरिकी से बात करें तो आम अमेरिकी अवाम भी हम आप जैसी है जी। तो मतलब मैं ह्यूमन लेवल पे या नेशनल लेवल पे नफरतों को फेवर नहीं करता। कम से कम डेमोक्रेसी के मामले में, कम से कम ह्यूमैनिटेरियन जो एक ग्लोबल एक मूवमेंट्स है उसमें अमेरिकन इतना तो समझ रखते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है जी। उस गिल्ट को फील भी करते हैं। यही रीज़न भी है कि वॉर मॉन्गर्स भी अमेरिका से आते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सबसे पहली आवाज़ें उठती हैं वो अमेरिकन में भी उठती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल पूरी सोसाइटी। और उसका एक एग्जाम्पल ये है कि जो जो बाइडेन की जो पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी हार को पिछले इलेक्शन में सभी सर्वेज ने, पोस्ट पोल सर्वेज के बाद और बाद में जो सर्वेज हुए, सब में दो अहम रीज़न आए उनकी हार का। एक तो गाज़ा में उनका इनएक्टिवनेस, लोगों ने कहा कि यार गाज़ा में जुल्म हो रहा है और ये लोग देखते रहे, काहे के सुपर पावर है। जो हमने कहा ना कि अमेरिका वर्ल्ड के कंडीशंस को कंट्रोल करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करता है। पहली बार वहां लाचार नजर आया था, यहाँ लाचार नजर नहीं आया। यहाँ तो ये है कि ये तो हाथ से निकल चुका, और वो हाथ से अमेरिकन ने निकाला है जी। वो जो बाइडेन निकाल के गए थे, जो ट्रंप के अब काबू में नहीं है चीज जी। इजराइल का वॉर है ये, मतलब मैं पूरी बात घूम के अगर आप देखें, ये वॉर अब दो लोग लड़ रहे हैं। या तो वो इधर इजराइल लड़ रहा है, या जो बैंक रोल करने वाले यूएई और बहरीन लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात, इजराइल लड़ रहा है और यूएई और बहरीन लड़ रहे हैं जी। इनके साथ तो मसला क्या हो गया कि वो लड़ाई में उस हद तक चले गए जहां वापसी का रास्ता अब दिखाई नहीं देता। इन्हें ये डर है अगर अमेरिका चला गया तो दे विल बी एट द मर्सी ऑफ ईरानियंस। अब ये ईरानियंस की इंसानियत पे है, अगर वो शैतान बन जाए, इजराइल बन जाए, तो वो जुल्म पे आमादा हों, तो उनकी मर्जी पे सारा मामला। और वो अब कैसे टैकल करेंगे, ये ईरानियों का भी इम्तहान है जी। मतलब ये जिस आइडियोलॉजी पे या अली शरीयती की आइडियोलॉजी पे वो लोग लड़ रहे हैं, या इमाम अली की आइडियोलॉजी या करबला की अगर बात करते हैं, तो उस आइडियोलॉजी में एक चीज़ और भी है कि आपका जो असली जो रूप है, ये जो आपकी असलियत है तब वाजे होती है जब आप पावर में होते हैं। आप माफ़ करने की जो कुव्वत है वो तब देखी जाती है जब आप माफ़ करने की पोजीशन में है। मैं कह दूं कि मैंने साहब ट्रंप को माफ़ कर दिया, तो यार मैं कौन हूँ, वो एम आई। लेकिन अगर ट्रंप जो मतलब अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट कह के मैंने माफ़ कर दिया, तो ये माना जा सकता है कि हाँ यार ये ही इज़ अ वेरी बिग हार्ट वाला मामला। तो अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते, की पड़ोसी नहीं बदल सकते आप जी। जितनी जल्दी ईरानियंस इस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे और जितना लोगों को मिला के बना के चलेंगे, उतना उनके पास अब एक अपॉर्चुनिटी आई है जी। इस वॉर ने ये अपॉर्चुनिटी, जो आप कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और सुपर पावर वाला जो क्लब है उसमें उसे काउंट करना शुरू कर रहे हैं। तो ईरानियंस के पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आ गई है, या लकीली उन्हें लड़के उन्होंने ले ली है। इसे अब कहाँ तक लेके जाते हैं, अब ये उनके जो बदहजमी और हाजमा करने की जो कुव्वत है उस पर डिपेंड करता है। वो अच्छा बर्ताव कर लेंगे, नए एलाइज क्रिएट कर लेंगे, दे विल लीड द रीजन। कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो अभी लंबा चलेगा, तो नुकसान सभी का है। जगम मुर्तज़ा साहब, आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात जो मैंने भी नोट की, कि जो इंटरनल चीज़ें हैं इस जंग के पीछे, इस जंग के पसे पर्दा, उससे बहुत पहले, वो हमें बहुत अच्छे से आज समझने के लिए मिल रहा है। और ये भी कि आगे क्या होगा और क्यों होगा और क्या क्या हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। और ये आपकी स्टडी है जो आपने वहाँ रह कर के खुद इस अनुभव को हासिल किया, जिसके चलते आप इस बात को कह पा रहे हैं। तो आप खुद ये मानते हैं कि मानना पड़ेगा कि ईरान यहाँ से एक पावर बनकर उभर सकता है, इसको हम इस तरह से समझें? देखिए, रीजनल पावर का तो टैग उनके ऊपर है जी।
और सबसे बड़ी चीज़ रेजिस्टेंस का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें दो चीज़ें तो उन्होंने दिखाई। एक तो ये कि तारीख में हमने कभी देखा नहीं कि अमेरिका किसी कंट्री में एंटर हुआ हो और बिल्कुल रिजीम चेंज किए बिना वहाँ से निकल गया। जीत के दावे बहुत सारे हमने सुने, अफगानिस्तान में भी देखा, इराक में भी देखा, वियतनाम का भी है, लेकिन उससे पहले 10 साल 15 साल लोगों ने सेक्रीफाइस किया है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को, अपना सब कुछ। ईरानियंस ने वहाँ तक बात नहीं जाने दी, इसका मतलब वो मजबूत थे कम से कम वॉरफेयर में। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी उन्होंने दिखाया कि भाई जो दुनिया की सबसे मजबूत जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसका सामना भी कर सकते हैं, और उनकी कैपेबिलिटीज़ भी। कैपेबिलिटीज़ में मैं आपको टेक्निकल चीज़ बहुत, कोई डिफेंस एक्सपर्ट कभी कोई आए तो उससे भी आप इसे तस्दीक कर लीजिए, इस पर लोग बात कम करते हैं। मिसाइल बनाना मुश्किल नहीं है या रॉकेट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें टेक्निकली एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर झोल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास स्पेस में रॉकेट भेजने की कैपेबिलिटी है, लेकिन मिसाइल्स उनके उतने कैपेबल नहीं है। इवन इराक में जब पिछले वॉर में स्कड मिसाइल्स थे, उनके साथ भी ये वाला मुश्किल थी। एक बार एनवायरनमेंट से बाहर चला गया, या जो ट्रोपोस्फियर है या जो हमारा जो वातावरण, उससे एक बार मिसाइल बाहर निकली, जब वो री एंटर करती है जी, तो आपने देखा वो जो आसमान से जो रॉकेट लौट के आते हैं उनमें भी जो है दोबारा लौट के आने के लिए मेटल और वो सब चीज़ें, मेटलर्जी एक पूरा एक साइंस है अपने आप। बिल्कुल। मिसाइल्स के साथ दिक्कत यही है, उन्हें उतना कैपेबल बनाना कि वो एक बार आपके लॉन्चर से गया और फिर वापस जब वो दोबारा वातावरण में पृथ्वी के दाखिल हो तो बर्नआउट ना करे और अपने टारगेट तक पहुंच जाए। आधे मिसाइल्स ये होता है, मिसाइल्स बहुत सारे कंट्रीज बनाते हैं और ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन टारगेट हिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कितने परसेंट है? 100% कैपेबिलिटी बहुत कम नेशंस के पास। बड़ी बात है। ईरानियंस ने उस कैपेबिलिटी पे मास्टरी हासिल की और हाइपरसोनिक, मतलब एक स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन जब हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक की जब बातें करते हैं जी, उन मिसाइल्स को उन्हें हिट कराना बहुत टफ है। और हमने देखा इस पूरी जंग में, हमने देखा कि वो काम किया और इसका नतीजा निकला, परिणाम निकला। एक और सवाल चलते चलते कि इजराइल क्या अमेरिका को इतनी आसानी से जाने देगा? इजराइल क्या इस जंग को ख़त्म होने देगा? इजराइल क्या ईरान के वर्चस्व को इतना आसानी से स्वीकार कर पाएगा? इजराइल क्या सब कुछ इतना शांत हो जाने देगा खित्ते में, जबकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं? और ये बात किसी से छिपी नहीं कि उनका ख्वाब है, और कई बार उनके कई लीडर्स ने बोला भी है कि भाई हम ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखते हैं। तो क्या ये मुमकिन इतना आसानी से हो पाएगा? गालिबन 2017 या 18 की बात है जी। एक प्रोग्राम में जी आयतुल्लाह खामेनी साहब ने, जो भी जिनका भी इंतकाल हुआ, खुमैनी नहीं खामेनी साहब जी, कहा कि अगले 25 साल में इजराइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हालांकि मर्गबर अमेरिका, मर्गबर इजराइल के मुर्दाबाद वाले नारे लगते रहते हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट में इस तरीके से किसी ने वाली बात नहीं कही थी। इस बात की तशरीह फिर बाद में जो सेकंड रंग जो लीडरशिप है जी, रईसी साहब ने इस पे बाकायदा पूरा एक लेक्चर दिया है। इसके बाद में अमीर अब्दुल्लाहियान जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा पूरा ग्रेटर इजराइल और उसके ऊपर उनका बड़ा ज़बरदस्त काम था, और लिखा पढ़ा वो, मतलब वो सब करते जी। तो एक बातचीत में ऐसे ही हमने पूछा कि क्यों नहीं रहेगा, तो उन्होंने दो चीज़ें कही थी कि एक तो इजराइल के साथ दिक्कत क्या है, वो अपने ज़ोम में इतना पगलाया हुआ नेशन है कि वो अपने पड़ोस में किसी से बन के उसके रहने वाली नहीं। अच्छा। और जब आप अपने हर बॉर्डर पे दुश्मन खड़ा कर लेते हैं तो एक लिमिट है। बोले ठीक है, मिस्री अमेरिका के दबाव में है, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, आज उसमें है जी, या इराक को आपने या सीरिया में आपने अपना डोमिनेंस दिखा दिया कि वहाँ कमज़ोरी हो गई, कुछ हो गया, लेकिन ये हमेशा चलने वाली चीज़ें नहीं है। और हमेशा चलने वाली चीज़ें यूँ नहीं है कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी पे या हथियारों के दम पे रूल नहीं कर सकते जी। अवाम को मेंटेन करना अलग है हथियारों से, और डर बैठा के रखने का अलग चीज़ है। बोले तो दुश्मन इतने ज़्यादा हैं, बोले उनके दुश्मन कमज़ोर हैं, और दूसरा ये है कि लड़ते लड़ते एक टाइम आएगा कि इजराइल के लोग भी उससे उकतारने लगेंगे कि वॉर कब तक लड़ें जी। वो अभी हम देख रहे हैं इजराइल की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा डुअल सिटीजन्स का है, जो सेटलर्स हैं वो ज़्यादातर डुअल सिटीजन है जी।
आपने एयरपोर्ट से भीड़ देखी होगी, लौट के भाग रहे हैं, नहीं है, अक्सर देखा है। और जो उनकी जो एक मैंडेटरी डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें लोग हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई का एक लिमिट है। ईरानियंस तो अभी लड़ रहे हैं, वो लगातार वॉर में है, पहले फ़लस्तीन के साथ, उससे लेबनान, फिर उससे पहले लेबनान, उससे पहले लेबनान और सीरिया और ये सब। एक तो ये हो गया जी। और ईरानियंस दूसरी चीज़ ये कहते थे कि हम अपने चाहे एलाइज को या जो भी उनके नेबर में जिन लोगों से उनका कन्फ्लिक्ट है उन्हें इतना एम्पावर कर देंगे कि ये अगले 10 साल बाद देखना वो लोग खड़े होंगे और ये उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, इजराइल के साथ जो आपने कहा ग्रेटर इजराइल वाला, ये वाले जो उटोपियन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़ा मतलब अहमकाना है उस दौर में जब पूरी दुनिया तलवार वाली लड़ाई से या नेवल ब्लॉकेड वाली लड़ाइयों से बाहर निकल के आ चुकी है। मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जी। इस दुनिया में लड़ाइयाँ खाली हथियारों से नहीं होती, लोगों पे या अलायंसेस पे या आपका कितना इन्फ्लुएंस है कितनी सोसाइटीज़ पे, कितने नेशंस पे, वो मैटर करता है। या कहाँ आपके बिजनेस अलायंसेस हैं जी, कहाँ आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, वो मायने रखता है। ये हथियारों वाला ज़माना या तलवारों वाला ज़माना नहीं है अगर टेक्निकली टर्म पे हम कहें। जो ग्रेटर इजराइल वाला जो मसला है उसमें एक तो ग्रेटर इजराइल वाला है ही है। आप अगर इजराइल की हिस्ट्री देखेंगे और अमेरिका की हिस्ट्री देखेंगे, उसने हर उस कंट्री को, चाहे वो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में है या नहीं है, उसे डिस्टेबलाइज कर दिया है जो उसकी विसिनिटी में है और इसके पास अपनी रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं या मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक डेटरेंस पावर है जी। उन्होंने इराक को इसलिए डिस्टेबलाइज नहीं किया कि सद्दाम हुसैन उनका दुश्मन था या तेल खाली तेल चाहिए, तेल वैसे भी ले लेते, ले भी रहे थे, अब भी ले रहे हैं। इसलिए डिस्टेबलाइज किया कि एलाई ज़रूर था लेकिन उसके पास एक रेगुलर आर्मी थी और एलाई आज का एलाई कल एलाई रहेगा, ये बड़ी बात ज़रूरी नहीं है जी। जो आज मेरा दोस्त है वो कल दुश्मन नहीं हो, ये कोई पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में मायने नहीं रखता है। जैसे अजरबैजान का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वॉर से पहले एंटी ईरानियन था, इस वक्त एलाई है। रूस से रास्ता कैस्पियन सी वाला रास्ता अजरबैजान होकर जाता है जी। चाइना को लोग कह रहे हैं कि ईरान का बड़ा नुकसान हो गया ब्लॉकेड से, कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसका जाहिदान से जिंजियान तक रेल लिंक है ईरान के पास, बाई रोड कनेक्टिविटी वाया कजाकिस्तान है, दिन में 6 फ्रेट ट्रेन आती हैं जाती हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपना बिजनेस 2 ही कंट्री से कर रहा है, वो दोनों से उसका हो रहा है। अजरबैजान उसका नया एलाई है जी। इधर दिक्कत है इनके साथ, ये अपने एलाई खो रहे हैं। अभी आपने देखा टर्की इजराइल का अच्छा खासा बिजनेस भी और डिफेंस की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है जो इजराइल में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, भले कितना ही एर्दोगन बयान देते रहे लेकिन वो मेड इन टर्की हथियार वहाँ यूज होते हैं जी जी। आप उसे नहीं बदल बिल्कुल, चाहे नाटो की वजह से कहिए, चाहे आप कहिए कि भाई हम मजबूर हैं और ये जियोपॉलिटिक्स सप्लाई लाइन तक वहां से जा रही है, सप्लाई लाइन वहां से जा रही है जी। लेकिन टर्की को अल्टीमेटली इंटेंशंस पे इजराइल की बोलना पड़ा कि या हमसे वॉर का ना सोचें, क्योंकि उसे मालूम है एलाई ज़रूर है, कल को इजराइल हमें टारगेट कर सकता है क्योंकि उनके पास रेगुलर आर्मीज है जी। ये इजिप्ट को भी खतरा है, अगला टारगेट जॉर्डन भी हो सकता है जी। तो आपके एलाइज आपसे डर में है, एक दूसरी तरफ वाले जो एलाइज हैं उन्हें यकीन है कि अपना नुकसान उठा लेगा। ठीक है हम लॉसेस में चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये कि मरते दम तक ये साथ खड़ा रहेगा। याहिया सिनवार मर गए लेकिन उनके आखिरी बयान भी अगर आप देखें तो कहेंगे बोले नहीं, ईरान से हमारा जो अलायंस है वो मतलब अनब्रेकेबल है, उसे भरोसा था। अब वो कई बार हो सकता है कि सरकमस्टेंसेस हों या उसका भरोसा आपको लग रहा हो दुनिया में कि भाई भरोसा नहीं पूरा हुआ या हुआ, लेकिन जो मरा उसे तो मालूम था कि वो उसे भरोसा था जी। लेबनीज हैं, ईरानियंस आज कहते हैं लड़ लेंगे, मना कर देते हैं, वो सीजफायर में चले जाते हैं। उन्हें यकीन है कि हमारा एलाई है, ठीक है हम सफ़र कर रहे हैं इनकी वजह से, लेकिन ये है कि हमारा बुरे वक्त का साथी है। और ये मैं वॉर से हट जाइए या नेशन से निकल आइए, मैं आपको पर्सनल लाइफ में भी या आपके जो दर्शक हैं उन्हें एक सलाह है, पैसे से कभी भी आप लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। आप लोगों पे छोटे छोटे एहसान कर दीजिए, आपको ज़िंदगी भर आपके साथ खड़ा होता जी। आप सबके लिए लाठी लेके लड़ने नहीं जाते, लेकिन आप उसके बुरे वक्त में आप उसे मॉरल सपोर्ट दे दीजिए, वो हमेशा आपका दोस्त रहेगा। बहुत बड़ी बात, बड़ी बात।
आप अपनी जिंदगी में जितने लोगों के साथ अच्छाई कर देंगे, भलाई लौट के आ जाती है। पैसा आदमी राइट समझता है, बोले बहुत पैसा कमा रखा है, लूट के कमाया होगा, चोरी करके, वो 50 बातें कह देगा। सही बात है। एहसान फरामोशी होती, लोग कहते हैं ना, बोले खा भी रहा और बेईमानी भी कर रहा और नमक हरामी जिसे एक टर्म है, लेकिन एहसान आदमी नहीं भूलता। सही कह रहे हैं आप। तो अलायंसेज एहसान से बनते हैं। ईरान कहीं जाके बहुत बड़े वो काम नहीं कर रहा है, या उसने कोई रेवोल्यूशन नहीं ला दिया, लेकिन जो छोटे जो उसके जो गेस्चर्स हैं, जो बुरे वक्त में खड़ा होने का, मिलिट्री एड पहुंचा दिया उसने, फाइनेंशियल एड दे दिया, अपनी परेशान, लोग जानते हैं सैंक्शंस में परेशान है, उसके बाद भी राशन पहुंचा दिया कहीं। इवन कहीं आप देखिए कि जो 2 ऑर्गेनाइजेशन ईरान के पूरे दुनिया में, सोमालिया से लेके और आप अफ्रीकन नेशंस में, घाना में जाके देखिएगा कभी अगर जाना हो, इमाम खुमैनी रिलीफ फंड IKRF और इमाम रज़ा श्राइन बोर्ड। अच्छा। इनके जो सोशल वर्क्स हैं, मतलब इमाम रज़ा श्राइन बोर्ड वाले, क्योंकि हमारे यहाँ और वहाँ एक बड़ा, हम तो चूँकि हमारे यहाँ दरगाह और सूफी कल्चर बहुत ज़्यादा तो हम देखते हैं, हमारे यहाँ चढ़ावे वाला कल्चर है, ईरान में कल्चर नहीं था। लेकिन वो ईरान इराक वॉर के बाद जब पाकिस्तानी वहाँ जाना शुरू हुए, हिंदुस्तानी पिलग्रिम जाने, तो वहाँ चढ़ावा चढ़ने लगा। वो उनके लिए बड़ा नई चीज़ थी ये। मैं चलते चलते ये बात बता दें, तो इमाम रज़ा श्राइन बोर्ड में मुझे किसी साहब ने बताया था कि बोले शुरू में जब ये पैसे आने शुरू तो हम बड़े परेशान थे, इसका क्या करें। तो हमने बोले ठीक है, किसी को खाना खिला दिया, थोड़े बहुत अमाउंट थी किसी को दे दिया, लेकिन अमाउंट बढ़ता ही जा रहा था। फिर यूरोपियंस आने शुरू हुए, फिर पैसे और बढ़ गया जी। तो फिर बोले हमने पॉवर्टी एलिवेशन में लगाया, लोगों को घर खरीदवा दिए, किसी को कुछ दे दिया, क्योंकि हमारे किसी यूज़ का पैसा नहीं था। बोले फिर वो बाद में वो एंटरप्राइज में लगा। रज़ावी अपने आप में एक ब्रांड है ईरान में। अच्छा। आटा बनाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, FMCG प्रोडक्ट्स बनाता है, उनके फॉर्म्स हैं, पिस्ता के फॉर्म है, मार्केटिंग कर रहा है। 16-17 हज़ार एम्प्लॉइज हैं उसके। अच्छा। उसकी जो अर्निंग्स है वो फिर वो जाहिर सी बात है, इधर से पैसा गया है, फिर एक नई अर्निंग आ रही, फिर इतना पैसा है जी। वो ग्लोबली उन्होंने सोशल सेक्टर में, स्कूल्स उनके चलते हैं, उनके हॉस्पिटल चलते हैं, उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है जी जी जी। उससे उनके जो अलायंसेस हैं अफ्रीकन वर्ल्ड में ईरान के लिए बहुत सिंपैथी है जी। सेंट्रल एशिया में भले ही वो अमेरिकन अलाय हो, कुछ हो, लेकिन ईरान के लिए बड़ी सिंपैथी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान का जो किया हुआ है वो उसके काम आ रहा है, या आएगा, आता जा रहा है, और इजराइल ने एक तरह से अपने आप को अलग थलग कर लिया दुनिया से, जो उसके वजूद के लिए आगे आ जाके संकट, डेंजर, खतरा पैदा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और खुद इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को आपने कोट किया कि एक वक्त आएगा जब इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा, या वो अपने आप में खत्म, अपने आप खत्म हो, अपने बोझ में दब के मर जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो इसी मोड़ पर हम लोग कल क्या हो इसको लेकर, तो आपने खुद कह दिया कि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होता, लेकिन इस मोड पर इस बातचीत को खत्म कर सकते हैं कि जो कुछ अभी हुआ है उसने ईरान को ताकतवर बनाया है, भरोसेमंद बनाया है, गेन करवाया है। बड़ी बात यह है, और यहां से आगे चीजें बेहतर हो सकती हैं, खासतौर से ईरान के नजरिए से हम देखें तो। खाली ईरान नहीं, रीजन के लिए, पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए ये बड़ी हम दुआ करेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो जी। इसके बाद में कम से कम अमेरिका किसी और कंट्री में इंटरवीन करने का ना सोचे, और सोचे भी तो 100 बार सोचे, और इस तरह डिस्टेबलाइज करने का रीजन को कोई और एफर्ट ना हो जी। और इजराइल का भी जो ग्रेटर इजराइल वाला जो ख्वाब है उसे वो अब शेल्फ कर दे और अपनी वजूद के लिए ध्यान दे, और दूसरों को डिस्टेबलाइज करने से हटे। बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। चैन से रहें और चैन से जीने दें, जियो और जीने दो। बहुत शुक्रिया ज़ैगम मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया और बहुत डीप, बहुत अच्छी तरह से, बड़े सुकून के साथ जानने को मिला। क्योंकि जब हम वॉर के हवाले से बात करते हैं तो जंग के अलग अलग पहलुओं पे बात होती है, लेकिन यहाँ हमें और उसकी डीप हकीकत मालूम चली, सच्चाई मालूम चली, क्या वजूहात रहीं और कैसे चीज़ों से निकला जा रहा है, कैसे चीज़ों को कवर अप किया जा रहा है। बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, और उसकी वजह है कि आप खुद उस खित्ते में रह चुके हैं, करीब से सारी चीज़ों को देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। तो कैसी लगी ये बातचीत हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और ज़ैगम मुर्तज़ा साहब को हम और भी दावत देते रहेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे साथ शामिल होते रहें, और आपकी जो गिरा कद राय है, जो आपका अनुभव है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहिएगा। तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और गुजारिश रहेगी कि अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिए।